स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे बहुत सारी बातें डिस्कस की. हमने ये देखा कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. वी हैड सीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. वी हैड सीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. हमने बात की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल के बारे में, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की और फाइनली आज हम बहुत सारे ऑर्गेनील्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहला ऑर्गेनील जो हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, it has been given a title, that is, it is known as the powerhouse of the cell. इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं. Why it is known as the powerhouse of the cell is because ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसको एक टाइटल देते हैं, दैट इज it is known as powerhouse of the cell and it is very famous to be known as this, to be known by this title. Next, mitochondria, it was discovered by एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हुआ. हिज नेम वॉज कोलिकर एंड इट वॉज नेम्ड बाय, ये नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया को? ये नाम दिया बेंडा ने. सो दीज वर द टू साइंटिस्ट, दैट इज कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया. Mitochondrias may be present in many number in a cell. ऐसा डेफिनेट नहीं है कि एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, बट इट इज ऑलवेज सीन दैट सेल्स के अंदर बहुत सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा सकता है. जनरली हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा तो वी हैड सीन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स as well as animal cells. दोनों ही प्रकार की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी. एंड बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड द एक्सेप्शन इज दैट इन द रेड ब्लड सेल्स, दैट इज RBCs, red blood cells, mitochondria is absent. ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में पाए जाने वाली या किसी भी एनिमल के ब्लड में पाए जाने वाली जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. मैंने मेंशन किया कि सारे ही प्लांट सेल में, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बट देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज RBCs, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. नेक्स्ट इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So if we discuss about this, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है इसका शेप क्या होता है. इसका शेप सॉसेज शेप्ड हो सकता है या सिंपली आप बोल सकते हो ये सिलिंड्रिकल होता है. सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील.
ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है, यानी कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो दो होती है. Thirdly, its inner membrane is folded inwards into numerous finger-like projections, और इनको हम बोलते हैं, that is known as cristae. Next, cristae have some particles called F1 and F2 particles. What are these? We will be discussing. Inside the mitochondria, the space that is enclosed is called as mitochondrial space, which is filled with mitochondrial matrix. So this were the small introduction of the structure of mitochondria. Now we are going to see the structure, the diagram of mitochondria. I have mentioned that the structure of mitochondria, the shape of it is sausage shape. ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेस है, शेप है, वो सॉसेज शेप होता है. And if you can see in this diagram, the structure of mitochondria has two membranes, the outer one and the inner one. तो it is a double membrane organelle. इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, it is folded into numerous finger like projections like this. ऊपर भी, नीचे की तरफ भी. इस प्रकार से इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टे कहते हैं. दे आर नोन एज क्रिस्टे. एंड ऑन दीज क्रिस्टे, इन क्रिस्टे में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. फर्नांडिस नाम के साइंटिस्ट ने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, इसलिए इन पार्टिकल्स का नाम F1 F2 पार्टिकल्स पड़ गया. तो सारे क्रिस्टे के ऊपर these particles are present. All over the mitochondria you are going to see these. All over the cristae ये F1 F2 particles present होते हैं. तो these are the F1 and F2 particles. Then mitochondria के अंदर ये जो स्पेस दिख रही है, ये पूरी स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाती है. और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल
matrix. So this is the inner space of the mitochondria, and this inner space of the mitochondria is filled with the fluid which is known as mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix में there is one more thing that is found, and this is known as DNA. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जनरली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, और क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए पाया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए पाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, mitochondria also consist of some ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड टू बी स्पेसिफिक राइबोसोम्स का काम अभी मैं आपको बता देती हूँ। राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन है सेल के अंदर प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना। तो इफ यू कैन सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर या सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम F1 और F2 पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको F1 F2 पार्टिकल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनका नाम फर्नांडिस था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज F1 F2 पार्टिकल्स। F1 F2 पार्टिकल्स का फंक्शन क्या होता है ये आगे आप 11th या 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ जो स्पेस है उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोम्स का फंक्शन है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया has its own DNA. Hence, it is known as powerhouse of the cell. Sorry, it is known as semi-autonomous organelle. This is very important, most frequently asked question कि why is mitochondria called as a semi-autonomous organelle? देखो, जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है, तो वो सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर सकती है, सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकती है। यानी कि न्यूक्लियस एक प्रकार का बॉस है सेल का। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि खुद का डीएनए है, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शंस को, अपने एक्टिविटीज को खुद ही रेगुलेट कर सकता है, खुद ही चला सकता है। उसे किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे बोला गया है सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब विच इज केपेबल ऑफ रेगुलेटिंग इटसेल्फ प्रॉपरली, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। जो खुद से अपने आप की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाए उसे ऑटोनॉमस कहते हैं। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहा गया है। सेकेंडली, माइटोकॉन्ड्रिया also has some ribosomes in it.
जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड you can see that inside the mitochondria एक mitochondrial space है, inner mitochondrial space, and in the inner mitochondrial space there is a fluid present and that is called as mitochondrial matrix. So this mitochondrial matrix, it consists of many enzymes. इसके अंदर बहुत सारे enzymes हैं which help in the synthesis of energy. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं. तो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ डज द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Adenosine triphosphate is known as energy currency of the cell. मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एटीपी. देखो, एनर्जी बेसिकली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन यदि आपने उस एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखा तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, यानी कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे. तो हमारी बॉडी की सेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर है, वो क्या करता है? जो खाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और इसे हम एटीपी बोलते हैं. एटीपी को बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर करके रख रहा है इसीलिए हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. सेकेंडली, जैसे न्यूक्लियस खुद से डिवाइड कर सकता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया is capable of dividing by itself as it has its own DNA. जब भी जरूरत पड़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए होता है, और इसी के कारण हमने उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील भी मेंशन किया है. नेक्स्ट, इन द माइटोकॉन्ड्रियल और इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, Krebs cycle of respiration occurs for production of energy. अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एनर्जी का प्रोडक्शन. तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन कुछ स्टेजेस में होता है. उसका एक स्टेज है रेस्पिरेशन, उसका एक स्टेज है क्रेब्स साइकिल, और ये जो क्रेब्स साइकिल है
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस हीट एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर करके रखते हैं। लेट अस सी हाउ। सो इफ यू कैन सी, how is energy produced in the mitochondria? बहुत सारे, या हम पढ़ते हैं इन द सेल। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कैसे हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले यदि आप देखो, ये एक सेल है, and inside the cell this is mitochondria. Yes, सबसे पहले all of you know that glucose is the substrate. Glucose is the substrate for energy, यानी कि ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। सो ग्लूकोज बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है और ग्लूकोज हमें कैसे मिला? ग्लूकोज हमें मिला खाने से। सो व्हेन ग्लूकोज रीचेस द सेल्स ऑफ द बॉडी, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरोवेट में। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और इस प्रोसेस को नाम दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज बना हुआ है 6 कार्बन से। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया पायरोवेट में। पायरोवेट 3 कार्बन से बना हुआ है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई और क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इसलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दिया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज, अब पायरोवेट विल बी सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स की मदद से क्रेब्स साइकिल चलेगी और पायरोवेट से प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एनर्जी होगी हीट के फॉर्म में। तो फिर से मैं रिपीट करती हूं, ग्लूकोज से बना पायरोवेट, ग्लूकोज से पायरोवेट जब बनता है तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया पायरोवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। फाइनली पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें चलती है दूसरी साइकिल। पहली साइकिल ग्लाइकोलाइसिस थी, दूसरी साइकिल क्रेब्स साइकिल, जिसमें पायरोवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी में। फाइनली अब क्या होगा? एज आई हैव मेंशन्ड, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हुई। तो और ये हीट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इस डायग्राम में आपने ऑलरेडी देखा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया पायरोवेट को
ब्रेक डाउन किया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी में। इस प्रोसेस का नाम था क्रेब्स साइकिल और ये प्रोसेस हुई माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, यदि हमने इसको स्टोर करके नहीं रखा तो ये हीट एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो हीट एनर्जी it is converted into ATP, and when heat energy is converted into ATP, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये प्रोसेस भी कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंटली सेल्स तक ग्लूकोज आया। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज 6 कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में इनटू पायरोवेट। पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये पहला प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। फिर पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये वाली स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है और इस क्रेब्स साइकिल में पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी में। इस साइकिल को हमने क्रेब्स साइकिल बोला, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस हीट एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और हीट एनर्जी से एटीपी बनाने की प्रोसेस को ईटीएस बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। तो सिंपली ये समझने वाली बात है दैट in this process of respiration 3 important stages are there, that is, first is glycolysis, second is Krebs cycle and third is ETS. Glycolysis सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है, Krebs cycle सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही चल रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एटीपी कैसे बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एएमपी। एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो, ये एडेनोसिन का मॉलिक्यूल है और इस एडेनोसिन से जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट। अब एएमपी में अगर हमें एक और फॉस्फेट जोड़ना है तो हमें एनर्जी लगेगी। और ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी ये वाली है जो हमने प्रोड्यूस की है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। तो इस एनर्जी को यूज करके हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गया एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर फाइनली अगर हम इसमें एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और तब हमारा मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे और इसे हम कहेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो इस प्रकार से एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, whenever energy is required, what happens is required in the cell ATP हमारे सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा ADP में, ADP प्लस एक फॉस्फेट निकलेगा। जब एक फॉस्फेट टूटेगा या निकलेगा तो क्या रिलीज होगी? हीट एनर्जी। और इस प्रकार से हम इस हीट एनर्जी को किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फंक्शनिंग इनसाइड द सेल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, कुछ सेल्स में एक ही होती है और कुछ सेल्स में बहुत सारी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप की संख्या को खुद ही बढ़ा सकते हैं बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स। Now the next type of organelles that we are going to study is known as plastids. Plastids, they were discovered by Haeckel. Haeckel नाम के साइंटिस्ट ने plastids को डिस्कवर किया। And for you to know is that plastids are found only in plant cell and they are absent in animal cell. तो प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। एंड प्लास्टिड्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हीकल। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि प्लास्टिड्स केवल प्लांट्स में क्यों पाए जाते हैं? तो जानने वाली बात यह है दैट प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनील्स which store some kind of food or pigment. प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनील हैं जो या तो किसी प्रकार का फूड स्टोर करते हैं या किसी प्रकार का पिगमेंट स्टोर करते हैं। एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट प्लास्टिड्स और स्टोरेज ऑफ फूड and pigments are only present in plants, क्योंकि plants बहुत ज़्यादा well developed नहीं होते, तो उन्हें स्टोर करने के लिए जो ऑर्गेनील्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी बॉडी में फूड को, वो हैं प्लास्टिड्स। एंड स्पेशली अगर आपने देखा तो प्लांट्स के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो। तो इन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट्स जो कि प्लांट की बॉडी में प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। एंड प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। डिपेंडिंग अपॉन द कलर पिगमेंट दे आर हैविंग और द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग, उसके बेसिस पे leucoplast is the first type of plastids. Second is chromoplast and the third is chloroplast. तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट की बॉडी में। ल्यूकोप्लास्ट, they are
कलरलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लास्टिड्स या तो कोई पिगमेंट स्टोर करेंगे या फूड को स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, इसलिए नाम दिया है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब कलरलेस और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स। दैट मीन्स they do not contain any pigment, इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, बट दे आर, तो ये क्या करते हैं बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फूड, यानी कि ये प्लांट की बॉडी में फूड स्टोर करके रखते हैं। एंड फॉर योर फैक्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? सो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। तो ल्यूकोप्लास्ट या तो ऑयल स्टोर करते हैं या स्टार्च स्टोर करते हैं या प्रोटीन्स, बट ये पिगमेंट नहीं स्टोर करते, इसलिए इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, दे आर called as chromoplast and they contain some type of pigment. इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज दे कैन कंटेन, किस टाइप के पिगमेंट कंटेन कर सकते हैं? सो दे कैन कंटेन सम रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक इन टमेटो, कैरोटिन अगर आपने देखा होगा ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, विच कैरोटिन इज प्रेजेंट, जिसके कारण टमेटोज रेड कलर के होते हैं। तो ग्रीन को छोड़ के और जितने भी कलर्स वाले प्लास्टिड्स होंगे उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। उनमें से एक का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि टमेटो में क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उनमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कैरोटिन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे प्लास्टिड्स हैं that they contain a green color pigment called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसे नाम दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। एंड इनका मेन फंक्शन क्या होगा? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये प्लांट्स को सनलाइट को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। सो ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, दे डू नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द फैक्ट इज दैट ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स के लिए और क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट की बॉडी में। सो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में उसका डायग्राम और उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द शेप। अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। दे कैन बी रिबन शेप के हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, या फिर डिस्कॉइडल और स्फीयरिकल। तो 3-4 शेप्स में
क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं. दे कैन बी डिस्कॉइडल, दे कैन बी spherical shaped, or they can be ribbon shaped. Then chloroplast, they are double membrane. See, it is very important to remember how many organelles are double membrane, how many are single membrane, और how many are membraneless. तो अभी जो हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है. And inside the chloroplast, some coin shaped structure, कुछ सिक्के के आकार के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड these structures, they are termed as thylakoids. इनको thylakoids कहते हैं. एंड अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली देखें तो थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सो थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर. एंड दिस इज नोन एज grana. And it is very important for you to understand that grana consists of it is very important for you to understand that grana consists of green color pigment called chlorophyll. As I have mentioned, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ग्राना के अंदर जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. The next is that grana are interconnected with the help of स्ट्रोमा लैमेले. बहुत सारे ग्रानास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेले. नेक्स्ट, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट द इनर स्पेस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की जो स्पेस है इट इज फिल्ड विथ एक फ्लूइड से फिल्ड होती है और इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा. एंड क्लोरोप्लास्ट consist of its own DNA. Hence, it is also known as semi-autonomous organelle. तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है तो वो अपनी एक्टिविटीज को खुद ही कंट्रोल कर सकता है, खुद ही रेगुलेट कर सकता है. ऐसे ही प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास भी खुद का ही डीएनए होता है. तो क्लोरोप्लास्ट भी अपनी खुद की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस फॉर इट्स फंक्शंस. दैट इज वाई क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहा जाता है. तो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि नेम 2 ऑर्गेनील्स जो सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं. वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट. डोंट राइट प्लास्टिड्स, इट इज ऑलवेज क्लोरोप्लास्ट. तो अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे. We have seen that chloroplast या तो ribbon shaped होते हैं या तो disc shaped होते हैं.
अभी हम एक डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। This is a disc shaped, spherical shaped chloroplast, जिसमें आप देख सकते हो दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। अंदर यदि आप देखो तो इस प्रकार के छोटे छोटे कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो मैं बना रही हूं अभी, ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स, इन कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। और यदि आप देखो तो थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये पूरे थाइलाकॉइड के कलेक्शन को, दिस होल कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स, इसको कहते हैं ग्राना। ग्राना वर्ड मतलब बहुत सारे, सिंगुलर वर्ड होता है ग्राना का, ग्रानम। तो बहुत सारे ग्राना प्रेजेंट हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ग्राना थाइलाकॉइड्स के कलेक्शन से बने होते हैं। मैंने ये भी मेंशन किया कि ग्राना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स नोन एज स्ट्रोमा लैमेले। और अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस फिल्ड होती है एक फ्लूइड से। इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। एंड फाइनली एक बात और देखने वाली है, दैट क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। एंड जो ग्राना है, ग्राना के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। ग्राना के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। So the blue colored structures I am drawing is basically the chlorophyll that is present inside the grana. अब जैसा कि आप जानते हो कि प्लास्टिड्स का या क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट help in the process of, we are going to discuss about the function of chloroplast. So chloroplast, it helps in the process of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और कैसे मदद करते हैं वो अभी हम देखेंगे। स्पेशली फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 phases, 2 phases में होता है। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा फेज फोटोसिंथेसिस का इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है, इट अकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, और फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है, वो क्लोरोफिल स्टोर करते हैं, और
फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है और डार्क रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। सी, लाइट रिएक्शन क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। लाइट रिएक्शन में जो प्लांट्स हैं वो क्लोरोफिल की मदद से सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और यदि आप इस डायग्राम में देखो तो क्लोरोफिल ग्रैना के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाता है। तो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को और डिटेल में आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे in the 10th and in the 11th. For now it is important for you to understand that what is light reaction and what is dark reaction. मैंने आपको बताया जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रैना में होता है और लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। सो दिस वाज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. I hope you have understood, and the other organelles that are present inside the cells we will be discussing in the later chapter. Thank you.